हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, आज हमारा जीएस का सेट नंबर 12 है। इससे पहले हम लोगों ने 11 सेट कर लिए हैं जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी स्टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्लास है आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है कि हम ऐसा नहीं करते कि टिक मारे और निकल गए। इससे क्या होगा कि ऐसे में नौकरी नहीं मिलने वाली है। आजकल पैटर्न काफ़ी टफ हो चुके हैं एग्ज़ाम के, तो हमें डिटेल एनालिसिस के साथ पढ़ते हुए चलेंगे। कोशिश करेंगे कि जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके उतनी हम लोग डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट सेशन होगा। आप पेन और कॉपी लेकर पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्लियर? सो पढ़ लीजिए, अंत तक ज़रूर देखें और पढ़ने के बाद आप खुद फ़ील करेंगे कि हाँ, मज़ा आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है की खोज कब हुई? ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? दोस्तों, अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले जो है हड़प्पा की खोज हुई। किसकी? हड़प्पा नामक स्थान की खोज हुई और इसकी खोज जो है दोस्तों 1921 में हुई। और ये किसने की? ये जो है दयाराम साहनी ने की। ठीक, किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा नाम की खोज की गई। ठीक है, तो इसीलिए जो है इस सभ्यता को दोस्तों जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसको जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्लियर? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है और दूसरा जो है इसको जो है, क्योंकि ये सभ्यता जो थी वो नगरीय थी, इसलिए इसको दोस्तों जो है प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। क्या 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 कहा जाता है? प्रथम नगरीय सभ्यता। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। इसी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आपका मोहनजोदाड़ो भी आ जाता है। मोहनजोदाड़ो। ठीक, अगर दोस्तों मोहनजोदाड़ो की अगर हम बात करें तो कि इसकी खोज जो है 1922 ईस्वी को की गई और ये जो है राखाल दास बनर्जी द्वारा की गई। इनके द्वारा की गई, राखाल दास बनर्जी द्वारा। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? 1922 में किसी ने की? राखाल दास बनर्जी ने। इसी प्रकार जो है हड़प्पा की खोज जो है 1921 में की गई और दयाराम साहनी ने। ये दोनों जो है किनके निर्देशन पर की? अगर दोस्तों हम निर्देशन की बात करें कि किन के निर्देशन पर जो है इन्होंने की, तो दोस्तों जॉन मार्शल के निर्देशन में किया गया। ठीक, जॉन मार्शल, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो है भारतीय पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष थे वो जॉन मार्शल ही थे। ये बात समझ में आई। क्लियर हुआ? अगर हम बात करें तो हड़प्पा जो था वो किस नदी के किनारे, ये भी पूछा जाता है। तो दोस्तों हड़प्पा जो है आपके रावी नदी के किनारे है। जबकि अगर मोहनजोदाड़ो की अगर हम बात करें तो दोस्तों मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदाड़ो को दोस्तों मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। तो 1921 तो ऑप्शन में है नहीं, तो 1922 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर 1921 होता तो हम 1921 मारते, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। ये बात रखेंगे। अगर दोस्तों सिंधु घाटी का हम विस्तार देखें, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली थी, अगर हम सिंधु घाटी का विस्तार देखें तो भी पता होना चाहिए। इस तरह से अगर हम देखें, अगर दोस्तों पूर्व में देखें तो ये आलमगीर तक था। आलमगीर। ठीक, पूर्व में अगर सिंधु घाटी सभ्यता देखें तो ये आलमगीर तक था और आलमगीर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अगर दोस्तों इसको दक्षिण में देखें तो दक्षिण में ये दोस्तों जो है दैमाबाद तक था। कहाँ तक था? दैमाबाद। और दैमाबाद दोस्तों कहाँ पर है? ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक, महाराष्ट्र में दैमाबाद। उत्तर में जो दोस्तों था ये था आपका मांडा तक फैला था और मांडा जो था आपका जम्मू कश्मीर में। जबकि पश्चिम में अगर देखें, इसके पश्चिम में देखें तो ये सूतका गंडोर तक था। सूतका गंडोर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और सूतका गंडोर जो है वो है आपका बलूचिस्तान। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। क्लियर हुआ? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है 1922 ईस्वी में की गई। और किसकी हुई 1922 में? मोहनजोदड़ो की। यहाँ पर 1921 ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसका जो आंसर हम लोगों ने 1922 किया। क्लियर हुआ? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? पानीपत पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है किस वर्ष लड़ी गई? ठीक है, तो दोस्तों पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है वो 21 अप्रैल जो है 1526 ईस्वी को जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी।
ये किन-किन के बीच में हुई? ये दोस्तों जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, ये भी पूछा जाता है, ठीक है? सॉरी यहाँ पर इब्राहिम लोदी होगा। किस-किस के बीच में लड़ी गई? ये लड़ी गई इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई। क्लियर हुआ? बाबर की अगर हम बात करें, बाबर का दोस्तों मूल नाम क्या है? ठीक, बाबर का मूल नाम पूछा जाता है, वास्तविक नाम पूछा जाता है। तो दोस्तों इनका वास्तविक नाम जो है वो है ज़हरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ज़हरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका वास्तविक नाम है। ठीक, बाबर की जो आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है आपका बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा जो है इनकी बायोग्राफी और जो कि आपकी तुर्की भाषा में है। ठीक, तुर्की भाषा में ये लिखी गई थी। इब्राहिम लोदी की अगर हम बात करें तो ये लोदी वंश के अंतिम शासक हैं। लोदी वंश के अंतिम शासक कौन है? आपके इब्राहिम लोदी। और लोदी वंश के संस्थापक की अगर हम बात करें तो लोदी वंश के संस्थापक हैं वो हैं आपके बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, ठीक है। दोस्तों लोदी वंश में 3 ही शासक रहे, एक आपके बहलोल लोदी, इसके बाद रहे थे आपके सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी वही हैं जिन्होंने आगरा शहर की स्थापना की। और तीसरे आपके रहे इब्राहिम लोदी। ये भी याद रखेंगे कि लोदी वंश में मात्र 3 ही शासक रहे, ठीक है। बाबर जो है मुगल वंश के संस्थापक हैं ये दोस्तों जो है मुगल वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। इसके अलावा पानीपत की तो दोस्तों 3 लड़ाई हुई हैं। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की अगर हम बात करें, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किन के बीच में हुई ये भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो आपकी 1556 ईस्वी में हुई, ठीक है। कब हुई? 1556 ईस्वी में। क्लियर हुआ? एग्जिट डेट की अगर हम बात करें तो दोस्तों 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। और ये लड़ाई जो है दोस्तों अकबर वर्सेस अकबर और हेमू के बीच में हुई, ठीक है। अकबर की तरफ से लड़े थे दोस्तों बैरम खां, ठीक है। ऑप्शन में जो भी आएगा उस हिसाब से टिक कर लेंगे। और विजय कौन हुए थे? इस युद्ध को जीते थे अकबर। इसके बाद दोस्तों जो है पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। तो पानीपत की तीसरी की अगर हम बात करें तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। ये हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ये दोस्तों जो है 1761 ईस्वी को ही और ये हुई थी दोस्तों अहमद शाह अब्दाली वर्सेस, ये पूछा जाता है सदाशिव राव भाव के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था। क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि दोस्तों इनमें से किसे, ये जो वायसराय हैं, इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक है दोस्तों वो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव था कौन? दोस्तों जो है ये भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के नहीं, सॉरी, ये पहले जो है प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि ये प्रथम गवर्नर हैं कहाँ के? बंगाल के, ठीक है। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन है? वो है आपके रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। दोस्तों प्लासी का युद्ध जो हुआ था, प्लासी के युद्ध की अगर हम बात करें, प्लासी का युद्ध जो है वो इन्होंने ही लड़ा था। और ये प्लासी का युद्ध हुआ कब था ये भी याद होना चाहिए। तो 23 जून 1757 ईस्वी को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। और ये किन किन के बीच में हुआ था? ये हुआ था दोस्तों सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें आत्महत्या करने वाला गवर्नर, तो दोस्तों जो है आत्महत्या करने वाला गवर्नर जो है वो रॉबर्ट क्लाइव भी है। तो रॉबर्ट क्लाइव कौन है? आत्महत्या करने वाला गवर्नर। इन्होंने आत्महत्या कर ली, तो आत्महत्या करने वाला गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है, याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो है बंगाल में द्वैत शासन का जनक, बंगाल में जो द्वैत शासन लागू किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने ही किया था। तो लिख सकते हैं कि आप बंगाल में द्वैत शासन के जनक कौन है? रॉबर्ट क्लाइव ही हैं। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। और ये 1765 ईस्वी में इन्होंने जो है लागू किया था।
इसके बाद अगर हम दोस्तों कॉर्नवालिस की हम बात करें, इसके लिए पेज जोड़ना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम कॉर्नवालिस की अगर हम बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कॉर्नवालिस से रिलेटेड। दोस्तों कॉर्नवालिस एकमात्र वायसराय हैं जिनकी समाधि जो है भारत में है। तो इनकी समाधि जो है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में जो है इनकी क्या है? समाधि है। एकमात्र वायसराय जिनकी समाधि भारत में है वो आपके कॉर्नवालिस हैं, समाधि। ये भी याद रखेंगे। दोस्तों इनको जो है भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, नागरिक सेवा का जनक, ये लिख लेंगे, नागरिक सेवा का जनक। दोस्तों जो है इन्होंने ही पुलिस व्यवस्था भारत में लागू की थी, तो इनको जो है पुलिस व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। पुलिस व्यवस्था का जनक, क्लियर हुआ? पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को जो कहा जाता है। क्लियर हुआ? और इन्होंने ही जो है दोस्तों बंगाल में इन्होंने जो है स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की? कॉर्नवालिस ने। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, जिसे दोस्तों इस्तेमरारी भी कहा जाता है। और ये जो है इन्होंने 1793 ईस्वी को लागू की थी, और कहाँ पर की थी? बंगाल में। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों और आपका कौन वायसराय है? हाँ, वॉरेन हेस्टिंग की अगर हम बात करें दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग से क्या पॉइंट बन सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग की अगर हम बात करें दोस्तों, जो है ये बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? वो है आपके वॉरेन हेस्टिंग। क्यों अंतिम गवर्नर है? क्योंकि जो है जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये बने कौन? बंगाल के गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल है कहाँ के? बंगाल के। ठीक है, पहले हुआ क्या करता था कि बंगाल का जो गवर्नर, बंगाल में पहले गवर्नर हुआ करते थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके तहत जो इनको जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल, तो प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल के कौन है? वॉरेन हेस्टिंग है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। इन्होंने दोस्तों जो है एक इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की। कौन सी प्रथा प्रारंभ की? इजारेदारी प्रथा इन्होंने प्रारंभ की, इजारेदारी प्रथा। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। दोस्तों ये महाभियोग का सामना करने वाले गवर्नर, इन पर महाभियोग लगा था, ये भी याद रखेंगे। महाभियोग, इसे हम कहते हैं इम्पीचमेंट। तो पूछा जा सकता है वो कौन से गवर्नर जनरल हैं जिन पर महाभियोग चलाया गया? वो आपके हैं वारेन हेस्टिंग है। ठीक है, इन्होंने जो दोस्तों जो द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था बंगाल में, इन्होंने द्वैत शासन को खत्म किया। द्वैत शासन को इन्होंने क्या किया? खत्म किया। तो पूछा जाता है कि बंगाल में द्वैत शासन को किसने खत्म किया? वॉरेन हेस्टिंग ने। जबकि लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। क्लियर हुआ? ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि कलिंग युद्ध ने इनमें से किसके जीवन को परिवर्तित कर दिया? तो ये तो आप कर सकते हैं, यदि आपको पता होना चाहिए कि कलिंग का युद्ध किया किसने था इनमें से। तो पहले तो आपको यार याद होनी चाहिए दोस्तों, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। और कलिंग जो है एक स्थान है, कलिंग स्थान है, ये कहाँ पर है? ये दोस्तों उड़ीसा में एक स्थान है। इस पर दोस्तों जो है आक्रमण किया था किसने? वो किया था सम्राट अशोक ने, जो है इस कलिंग पर आक्रमण किया था और वहां पर विजय हासिल की। और इस युद्ध में बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ। ठीक है, इस नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक जो थे वो आहत हो गए थे, इनका दिल जो है एकदम भर आया था। तो इन्होंने क्या किया? युद्ध नीति छोड़ दी थी, युद्ध नीति जो है इन्होंने छोड़ दी। ठीक है, तो इनके हृदय में परिवर्तन हुआ था अशोक सम्राट के। ठीक है, या सम्राट अशोक के। तो इसका राइट आंसर कौन क्या हो जाएगा? अशोक महान। क्लियर? तो कलिंग युद्ध में किसके जीवन में परिवर्तन हुआ था? अशोक महान का। चंद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो ये मौर्य वंश के संस्थापक। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। बिंदुसार की अगर हम बात करें तो क्या आप बता सकते हैं कि अशोक के पिताजी कौन थे? वो बिंदुसार थे। ठीक है, ये याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो है 1929 में
कराची सेशन, 1929 सॉरी लाहौर अधिवेशन, ठीक है। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे 1929 लाहौर अधिवेशन में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। तो इसमें जो है दोस्तों इस अधिवेशन में क्या हुआ कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई। किसकी मांग की गई? पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ये क्वेश्चन अच्छा है। और इसमें ही जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि हम लोग जो है 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया। पूर्ण स्वाधीनता जो हम 26 जनवरी को मनाते हैं ना, स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया, ठीक। तो पूछा जाता है कि हम लोग जो है स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाने का निर्णय लिया। तो इसको जो है 26 जनवरी 1930 को। और ये घोषणा कब की थी? ये घोषणा जो की थी उन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो घोषणा की थी कि हम 26 जनवरी 1930 को जो है क्या मनाएंगे? पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो इसकी घोषणा जो है दोस्तों 31 दिसंबर 1929 को की थी, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज की बात कहाँ पर की गई? लाहौर अधिवेशन में की गई। क्लियर? कराची अधिवेशन की अगर हम बात करें तो कराची अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1931 में और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। कराची अधिवेशन, और इसमें जो है फंडामेंटल राइट की बात कही गई थी। सूरत अधिवेशन की अगर हम बात करें तो दोस्तों 1907 का सूरत अधिवेशन जिसमें जो था वो कांग्रेस क्या थी? विभाजित हो गई थी। कांग्रेस दो भागों में डिवाइड हो गई थी। एक इसमें नरम दल और दूसरा जो है इसमें गरम दल। अच्छा, इस सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों रास बिहारी घोष जो थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे या इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वो थे दोस्तों रास बिहारी घोष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रास बिहारी घोष। क्लियर है? ये बात याद रखेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं। नागपुर में 1920 में सेशन हुआ था। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित किया जाने वाला नए केंद्र का नाम क्या है? दोस्तों भारत में अंटार्कटिका के 3 मिशन स्टार्ट किए गए थे, ठीक है। कितने किए गए थे? 3, जिनमें से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। थर्ड वाला लेटेस्ट होगा। यही पूछा कि सबसे नया कौन सा है। तो हम लोग क्रम से देख लेते हैं। पहला दोस्तों आपका क्या गया था? दक्षिणी गंगोत्री, ठीक है। दक्षिणी गंगोत्री जो है आपका पहला जो है रिसर्च स्टेशन था। कहाँ पर? अंटार्कटिका में। ये अंटार्कटिका की अगर हम बात करें, वैसे जो दोस्तों 1983 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। सेकेंड था दोस्तों आपका मैत्री, जिसको जो है 1989 ईस्वी में इसको स्टार्ट किया गया था। और थर्ड जो है आपका भारतीय, ठीक है। तो सबसे नया कौन सा है? भारतीय, जिसे जो है दोस्तों 2012 में स्टार्ट किया गया। तो प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि इनमें से निम्न में से कौन सा भारत का अंटार्कटिका में मिशन नहीं है? ये तीनों ही ऑप्शन में दे देते हैं। एक चौथा अलग होता है, वो आपका नहीं होता है, ठीक है। वर्तमान में ये जो है बंद हो चुका है। दक्षिणी गंगोत्री को क्लोज कर दिया गया। 2 ही अभी आपके एक्टिव हैं। ये भी बात याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो भारतीय इज राइट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि वायुमंडल की निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत पूछा है। तो चलिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। सपोज दैट दोस्तों ये आपकी क्या है? ये जो है आपकी इस तरह से पृथ्वी है। ये पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर इस तरह से जो है परतें हैं, ठीक। इस तरह से जो है आपका वायुमंडल की परतें हैं, ठीक। ये सीक्वेंस से याद रखेंगे। सबसे पहली परत होती है दोस्तों आपकी क्षोभ मंडल। सबसे निचली परत जो है वो आपकी क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल ना देकर कभी कभी जो इस दोस्तों इसको इंग्लिश में भी देते हैं, तो ट्रोपोस्फियर जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसके बाद ऊपर जो परत होती है उसे दोस्तों कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल, ठीक है। फिर इसके बाद जो होती है दोस्तों समताप मंडल को कहते हैं दोस्तों स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर ये भी याद रखेंगे, क्योंकि वो समताप मंडल ना देके स्ट्रेटोस्फियर भी हिंदी में लिख देते हैं। इसके बाद दोस्तों होता है आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल जिसे हम दोस्तों कहते हैं मध्य का मतलब मीसोस्फियर, ठीक है। तो इसके बाद जो होता है दोस्तों वो आपका होता है ताप मंडल। ताप मंडल,
तापमंडल जो होता है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है यहाँ पर, माना कि ये नीचे वाला तापमंडल का होता है, एक होता है आपका, इसको कलर बदल देते हैं। इसमें से एक होता है आपका आयन मंडल। तापमंडल ही 2 मंडलों में डिवाइड किया गया है, उसको कहा गया एक में आयन मंडल और दूसरा जो है आपका बहिर्मंडल। ठीक, बहिर्मंडल जो है आपका 3। तो ठीक है, तो सबसे नीचे कौन सा है? क्षोभमंडल, फिर आपका समताप मंडल, फिर आपका मध्य मंडल और आपका तापमंडल, या उसके बाद आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ठीक है, इसको अगर आप स्किप करेंगे तो आप आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, क्षोभमंडल की अगर हम बात करें, क्षोभमंडल की अगर पृथ्वी से ऊंचाई पर देखें तो कितनी ऊंचाई पर है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो लगभग जो है दोस्तों 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है क्षोभमंडल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी क्षोभमंडल में अगर हम देखें क्या क्या घटनाएं होती हैं दोस्तों, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर करेंगे, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? वो दोस्तों आपके क्षोभमंडल में घटित होती हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। आपकी जितनी भी वर्षा वर्षा हो गया जैसे कि आपका, और आंधी हो गया, ये सब कहाँ कौन से मंडल से आते हैं? ये क्षोभमंडल से ही क्रिएट होते हैं। ठीक है, वर्षा, आंधी, तूफान, बादल, इस तरह से। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर हम समताप मंडल की अगर हम बात करें, ये सपोज दे लिया समताप मंडल। समताप मंडल में दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है या ओजोन गैस पाई जाती है, जो आपको जो है सूर्य से जो आती हुई अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, यूवी रेस से जो है आपको प्रोटेक्ट करता है। ये जो है ओजोन, ये आपकी ओजोन होती है, जिसे हम ओजोन कहते हैं। O3 जो आपका ओजोन होता है। ठीक है, ये जो है आपका अल्ट्रावायलेट रेस से जो है हमको प्रोटेक्ट करती हैं, ये हमारे लिए हानिकारक होती हैं। तो और इस समताप मंडल में दोस्तों आपके वायुयान होते हैं। ठीक, वायुयान किस मंडल पे उड़ते हैं? समताप मंडल में होते हैं। इसमें कौन सी गैस पाई जाती है? ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है, जो हमें जो है अल्ट्रावायलेट रेस से, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ये पॉइंट याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओजोन की अगर हम बात करें दोस्तों, ओजोन की जो इकाई है वो है आपकी डॉप्सन। ठीक, डॉप्सन जो है ओजोन की इकाई है। दोस्तों ओजोन दिवस की अगर हम बात करें तो 16 सितंबर को हम लोग जो है ओजोन दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखेंगे। ओजोन से संबंधित कुछ समझौते हैं या प्रोटोकॉल हैं, जिससे आपका दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है, ये पूछा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है दोस्तों ओजोन से संबंधित है। और आपका किगाली समझौता जो है वो दोस्तों ओजोन से संबंधित है। ठीक, किगाली समझौता। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड है। तो यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि ओजोन किस में पाई जाती है? समताप मंडल में। वायुयान किस मंडल में होता है? समताप मंडल में। वर्षा, आंधी, तूफान, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो क्षोभमंडल में घटित होती हैं। अगर आपसे समताप मंडल की ऊंचाई पूछी जाए पृथ्वी के तल से, तो लगभग दोस्तों जो है 50 किलोमीटर ऊंचाई पर जो है आपका समताप मंडल स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? बात समझ में आए तो सबसे निचली परत कौन सी हो जाएगी? आपका क्षोभमंडल जो है, तो ट्रोपोस्फियर इज ए राइट आंसर। क्लियर हुआ होगा, बात समझ में आई। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित शहरों में किसमें वार्षिक ताप परिसर सबसे कम होता है? की बात कर रहा है कि वार्षिक तापांतर जो है सबसे कम होता है। मतलब ये कह रहा है कि तापांतर सबसे कम कहाँ होता है? तापांतर, तो दोस्तों जो शहर जो हैं, समुद्र के किनारे के जो शहर होते हैं, समुद्र के किनारे के शहर, वहां पर तापांतर कम होता है। ठीक, किनारे के जो शहर होते हैं वो कम, उनमें ताप में कम डिफरेंस देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? यही पूछ रहा है। तो इनमें से ऑप्शन में देखें तो पोर्ट ब्लेयर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं कि दोस्तों जो चीज, अगर हम पानी की अगर हम बात करें, या हम कहें जो भी, मान लो पानी ले लिया, ठीक, या पानी आपका वहां पर सागर होंगे, सागर के जल की बात करें, तो ये क्या होता है, अगर दिन में जो है देर से ये गर्म होते हैं, और दोस्तों जो चीज जितनी देर में गर्म होती है वो चीज उतनी ही देर में ठंडी होती है। तो ये देर में ठंडी भी होती है। ठीक है, पानी उतनी ही देर में ठंडा होता है, तो इसलिए इनमें जो है कम डिफरेंस देखने को मिलता है। क्लियर? तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित में से ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? दोस्तों नवीकरणीय स्रोत तो वो होते हैं जिनको हम जो है पुनः उपयोग में ला सकते हैं। ठीक, पुनः उपयोग में लाते हैं, या इनका जो है पुनर्निर्माण होता है। पुनर्निर्माण, ये हम कह सकते हैं। ये जो दोस्तों होते हैं ये प्राकृतिक स्रोत होते हैं। प्राकृतिक स्रोत होते हैं।
ठीक है, या याद रखेंगे। इनको दोस्तों जो है अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है। माने नहीं जिनका क्षय ना हो, ऐसी ऊर्जा जो जिनका क्षय ना खपत ही ना कर पाएँ, तो दोस्तों उनको अच्छी ऊर्जा कहलाते हैं। इनके उदाहरण की अगर हम बात करें, उदाहरण अगर हम देखें तो इनमें दोस्तों बायोगैस, ठीक है, आपका सौर ऊर्जा, फिर आपका जल विद्युत, है ना? ये सभी प्राकृतिक तो स्रोत हैं। ये सब क्या है आपके जो है अ, नवीनीकरणीय ऊर्जाएँ। जबकि आपका दोस्तों कोयला, पेट्रोलियम और आपका केरोसिन, ये सब क्या है दोस्तों, ये अनवीकरणीय, गैर नवीकरणीय स्रोत हैं। ये दोस्तों जो है गैर नवीकरणीय स्रोत हैं, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। तो इसमें से आपका बायोगैस जो है आपका प्राकृतिक स्रोत है या नवीकरणीय स्रोत है, क्लियर हुआ? बाकी ये तीनों जो हैं आपके गैर नवीकरणीय स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 10 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अगर दोस्तों संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख जो है अगर हम बात करें दोस्तों, इसका उल्लेख जो संविधान के भाग 20 में है। अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है किस देश से ली गई है फ्रॉम अगर हम बात करें तो दोस्तों ये जो है साउथ अफ्रीका, ठीक, साउथ अफ्रीका से दोस्तों हम लोगों ने जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। अफ्रीका यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, वो देख लेना। और इसके अलावा पहला संविधान संशोधन कब हुआ? फर्स्ट संविधान संशोधन जो है दोस्तों 1951 में हुआ। संविधान संशोधन से संबंधित जो है राष्ट्रपति को जो है बाध्यकारी होता है। राष्ट्रपति जो है इसमें अपना मत देने के लिए इसको मत अपना देना ही पड़ेगा। संविधान संशोधन जो है दोस्तों प्रक्रिया जो है बोथ हाउस, किसी भी हाउस में या एनी हाउस लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एनी हाउस या एनी हाउस का मतलब है इसको लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में भी। ठीक, जब यहाँ से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति इसमें जो अनुमति देने के लिए बाध्यकारी होता है, ये बात याद रखेंगे। क्लियर? अगर हम टोटल संविधान संशोधन की हम बात करें, टोटल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? टोटल 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। अगर हम 106वें की हम बात करें तो दोस्तों लोकसभा एवं राज्यसभा तथा दिल्ली विधानसभा में जो सीटों का आरक्षण है वो 1/3 सीटों का आरक्षण महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? 11 नंबर क्या कह रहा है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो श्री माओ भंडार नायके जो है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। और ये किस देश की हैं? ये देश तो जो है श्रीलंका की हैं। क्लियर? अगर हम इंदिरा गांधी की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये इंडिया यानी कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि भारत की संविधान सभा की जो प्रत्येक पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे आपके बी पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो प्रत्येक पत्र समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों और भी कई समितियां पूछी जाती है जो एग्जाम में है, जो संविधान निर्माण के लिए बनाई गई थी, जिसमें से आपका इंपॉर्टेंट है एक आपकी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति को दोस्तों हम जो ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी भी जो है इसको कहा जाता है। क्लियर? इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति में टोटल सदस्यों की संख्या भी पूछी जाती है, तो टोटल इसमें जो है 7 सदस्य थे, जिसमें से अध्यक्ष जो थे वो बी आर अम्बेडकर थे। क्लियर? यहाँ पर अध्यक्ष जी की बात करें, इसकी अगर स्थापना पूछी जाए, इसका गठन कब हुआ? तो इस समिति का गठन जो है दोस्तों 29 अगस्त 1947 को जो है ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति का गठन हुआ। इसके अलावा और क्या कौन सी समिति एग्जाम में पूछी जाती हैं? एक तो आपके दोस्तों संघ शक्ति समिति की अगर हम बात करें, ये पूछी जाती है। और दूसरी जो आपकी संघीय
संविधान समिति, ये दोनों ही एग्जाम में और पूछी जाती हैं। इन दोनों ही समिति के अध्यक्ष जो थे वो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, इन दोनों ही समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा दोस्तों पूछा जाता है कि प्रांतीय संविधान समिति, यहाँ पर तो दोस्तों संघीय संविधान समिति है, एक आपकी पूछी जाती है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, इसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो इस समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा दोस्तों और इम्पोर्टेंट है आपकी संचालन समिति, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ चुकी है। संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो इस समिति के अध्यक्ष थे, संचालन समिति। इसके अलावा और भी समितियां हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, चलिए वो भी कवर कर लेते हैं, छोड़ना नहीं है। बस यही फ़र्क है, ऑब्जेक्ट्स टिप करके निकल जाना टिक, वो ऐसा हम नहीं करेंगे, हम चाहते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए, क्लियर। और इसके बाद आपका एक कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति की अगर हम बात करें, कार्य संचालन समिति, दोस्तों कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे तो वो थे के.एम. मुंशी। ठीक है, के.एम. मुंशी जो थे वो दोस्तों कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा दोस्तों आपकी सदन समिति, सदन समिति, अगर आपसे सदन समिति के अध्यक्ष पूछे जाएं तो पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, ये भी जो है पट्टाभी सीतारमैया की एक समिति थी। इसके अलावा दोस्तों जो है आपसे पूछा जाए, पट्टाभी सीतारमैया जो है सदन समिति थी, क्लियर। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें अल्पसंख्यक के उप समिति, अल्पसंख्यक मामले की उप समिति की अगर हम बात करें तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके एस.सी. मुखर्जी। ठीक है, एस.सी. मुखर्जी जो थे वो अल्पसंख्यक के उप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ हो गया कि पट्टाभी सीतारमैया नहीं होगा इसका आंसर, ये प्रत्यय याद आया तो वो तो बी.आर. अम्बेडकर। प्रत्यय पद समिति के अध्यक्ष जो हैं दोस्तों वो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अल्लादी कृष्ण अय्यर जो है राइट आंसर हो जाएगा, वहाँ पर आप सुधार कर लें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है प्रत्यय पद समिति के अध्यक्ष जो हैं अल्लादी कृष्ण अय्यर हैं, क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम है, साधारण नमक का रासायनिक नाम है दोस्तों। साधारण नमक आप जानते हैं कि NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि बुढ़ापे से संबंधित अध्ययन की शाखा को कहते हैं, तो दोस्तों जेरेंटोलॉजी मतलब होता है बुढ़ापे संबंधी जो अध्ययन होता है उसको हम कहते हैं जेरेंटोलॉजी। ऑन्कोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर हम ऑन्कोलॉजी की हम बात करें तो कैंसर संबंधी प्रॉब्लम जो होती है, ठीक, कैंसर संबंधी प्रॉब्लम जो अध्ययन करते हैं वो उसमें जो है ऑन्कोलॉजी कहलाते हैं। टेरेटोलॉजी की अगर हम बात करें, ये सारे ही लॉजी जो है इंपॉर्टेंट है। टेरेटोलॉजी की अगर हम बात करें तो शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, हमारा जो शरीर का विकास होता है उसमें कुछ असमानताएं आ जाती है ना, असमानताओं से संबंधित जो अध्ययन होता है वो आपका टेरेटोलॉजी कहलाया जाता है। ऑर्निथोलॉजी की अगर हम बात करें तो पक्षियों से संबंधित जो विज्ञान है, पक्षियों से संबंधित अध्ययन या विज्ञान आपका जो है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे। इसके अलावा और भी हैं कहीं जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देखा। एक आपका होता है ऑन्कोलॉजी, सॉरी ऑन्कोलॉजी तो हो गया कैंसर संबंधित, ऑन्कोलॉजी को कंफ्यूज ना करना दोस्तों ओरोलॉजी। ओरोलॉजी का मतलब होता है पर्वतों के निर्माण संबंधित अध्ययन। ठीक, ये आपका पर्वतों से संबंधित होता है ओरोलॉजी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें एंथोलॉजी, एंथोलॉजी मतलब होता है दोस्तों पुष्पों का अध्ययन, जो एंथोलॉजी हम डायरेक्ट वो नाम लिखेंगे, यहाँ पर जो है अध्ययन आप कर लेना। ठीक, अगर दोस्तों हम पोमोलॉजी की अगर हम बात करें, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी का मतलब होता है फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों एक आपका होता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका ऊतकों से संबंधित है, ऊतकों से संबंधित विज्ञान को जो है हिस्टोलॉजी कहा जाता है।
इसके अलावा दोस्तों हम बात करें लिम्नोलॉजी की, ठीक है। लिम्नोलॉजी जो होता है दोस्तों, जो झीलों के जो पुष्प होते हैं ना, झील एवं लवणों के जो पुष्प होते हैं, जो पुष्प झीलों और लवणों में पाए जाते हैं, है ना, अलवणीय जो पानी में पाए जाते हैं, उनको जो है हम लिम्नोलॉजी कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करें पीडोलॉजी। पीडोलॉजी का मतलब होता है सर मृदा का अध्ययन, जो है आपका पीडोलॉजी के अंतर्गत आता है। और क्या हो सकते हैं, पेज जोड़ लेते हैं, ठीक है। और अगर हम डिस्कस करें तो आपका ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी, ठीक है, हड्डियों से संबंधित जो विज्ञान होता है वो आपका ओस्टियोलॉजी होता है। इसके अलावा दोस्तों आप बात करें सार्कोलॉजी, ठीक है। सार्कोलॉजी की अगर हम बात करें तो आपका पेशियों का अध्ययन जो है, या पेशियों से संबंधित विज्ञान जो है आपका सार्कोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा हम बात करें कॉन्ड्रोलॉजी, CONDRO, कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रियोलॉजी मतलब होता है दोस्तों आपका उपास्थियों का अध्ययन, जो है आपका कॉन्ड्रियोलॉजी होता है। इसके अलावा दोस्तों हेमेटोलॉजी, HAEM, हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी मतलब होता है दोस्तों रक्त संबंधित विज्ञान या उसका अध्ययन जो है, या रुधिर हम कहें। अगला होता है दोस्तों ओडोंटोलॉजी, ODONTOLOGY। ओडोंटोलॉजी मतलब होता है दोस्तों दांतों का अध्ययन जो होता है, वो आपका ओडोंटोलॉजी होता है। एक होता है आपका दोस्तों कैलोलॉजी। कैलोलॉजी मतलब होता है दोस्तों मानव सौंदर्य या मानव सुंदरता का अध्ययन, ठीक है। मानव सौंदर्य का अध्ययन जो है दोस्तों कैलोलॉजी कहलाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, बाकी और आगे जब डिस्कस करेंगे तो पढ़ेंगे, क्लियर। तो इसका राइट आंसर जेरेंटोलॉजी, मतलब वृद्धों का अध्ययन, बूढ़े व्यक्तियों का जो अध्ययन होता है वो आपका जेरेंटोलॉजी होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 15 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है आपका लिवर होता है, जिसे हम यकृत कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी इज अ राइट आंसर। अगला से जो है, अगर दोस्तों सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, ये मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है, सबसे बड़ी, ठीक। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन, सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है मानव शरीर का, या अंग हम कहें दोस्तों, जो है त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग है, क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। कह रहा है कि स्वयं भारत के किस राज्य की एक उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट योजना है। स्वयं का मतलब होता है दोस्तों स्वामी विवेकानंद असम युवा एम्पावरमेंट, ठीक है, ये है। तो ये दोस्तों असम की एक योजना है, क्लियर। एक बार फिर हम बता लिख देते हैं। स्वयं की फुल फॉर्म है स्वामी, बी से दोस्तों है आपका विवेकानंद, ए से आपका असम, यू से आपका युवा, और एम्पावरमेंट, ठीक है। तो इसमें असम आ गया नाम में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आईआईपी का पूर्ण रूप क्या है। आईआईपी का मतलब होता है दोस्तों इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक आपका क्या होता है, इंडेक्स होता है। और ये कौन प्रेजेंट करता है, इसको जो दिया जाता है, ये इंडेक्स जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा दिया जाता है, ठीक है। कौन सा संगठन देता है, भारत का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है इस आईआईपी इंडेक्स को प्रेजेंट करता है, सांख्यिकी संगठन, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 की हम बात करें। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि इंटरनेट में जो टर्म है एक एचटीटीपी, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक दोस्तों इंटरनेट का प्रोटोकॉल है। अगर दोस्तों हम प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है दोस्तों नियमों का समूह। क्या होता है, नियमों का समूह। अमूमन देखा होगा दोस्तों, या आपने सुना होगा कि जब हम लोग बोलते हैं ना भाई प्रोटोकॉल ना तोड़ो, मतलब हमारे नियम या कानून ना तोड़ो, तो वो होता है प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें प्रोटोकॉल कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल की हम बात करें जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। एक होता है दोस्तों आईपी। आईपी का मतलब होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल।
प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके बाद दोस्तों होता है एक आपका यूडीपी। यूडीपी भी एक आपका प्रोटोकॉल होता है जिसका मतलब होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक। यूजर डेटाग्राम या कहें डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। पीसी प्रोटोकॉल। एक आपका होता है दोस्तों टीसीपी। टीसी का पी का मतलब होता है दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन, सी से आपका कंट्रोल, पी से आपका प्रोटोकॉल। एक आपका होता है दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये भी, एसएमटीपी। एसएमटीपी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। इसका होता है दोस्तों सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आपका मेल करने में जो कानून या जो नियम होते हैं वो एसएमटीपी इसमें वर्क करता है। एक आपने पढ़ ही लिया एचटीटीपी। एक होता है दोस्तों आपका एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। एक होता है अंतिम जो आपका आईएमएपी, ठीक है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्लियर, ये तो आपके प्रोटोकॉल हुए। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। कह रहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट द्वारा लगातार 4 वर्षों तक किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ये तो आपको पता होगा कि इंदौर शहर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है अभी तक, जो कि 4 बार ऐसा 4 बार ये नंबर 1 रह चुका है। प्रश्न नंबर 20 की अगर हम बात करें दोस्तों, कह रहा है कि मुंशी तोताराम उपन्यास का प्रेमचंद द्वारा लिखित एक उपन्यास है। दोस्तों एक उपन्यास है जो कि लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद द्वारा। उसमें एक पात्र है, ठीक, एक कैरेक्टर है जिनका नाम है मुंशी तोताराम। तो ये पूछा है कि मुंशी प्रेमचंद जी की वो कौन सी ऐसी उपन्यास है जिसमें जो है तो मुंशी तोताराम नाम का एक पात्र है। तो दोस्तों ये जो है ना निर्मला नामक जो है मुंशी प्रेमचंद जी की एक उपन्यास है जिसमें निर्मला नाम की एक महिला है, उनके पति का नाम मुंशी तोताराम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा होगा कि किस तरह से रिवीजन किए हम लोगों ने, और इसी तरह से सभी करेंगे तो आप अपने आप में काफ़ी कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे एग्ज़ाम से जाने से पहले। ये सब अगर आप देखते हैं और इसको बार-बार रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, हम तो यही कहेंगे। और तो वही कहेंगे कि वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।